नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी यूपीएसआई बैच को कंटिन्यू चल रहा है, हमारा यूपीएसआई का बैच। और उस यूपीएसआई के बैच में अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की चर्चा हमारी चल रही है। इसके लास्ट क्लास में जो हमने आपको दिया था वो वहाँ से हमने आपको भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें हमने दो तरीके के स्रोत की चर्चा भी किया था। एक स्रोत हमने ये पढ़ा था बाह्य स्रोत, जिसमें मैंने आपको अलग अलग देशों के संविधान से जो हमने अलग अलग प्रावधानों को लिया है उसकी चर्चा हुई थी। और उसके बाद हमने एक आंतरिक स्रोत पढ़ा था, और आंतरिक स्रोत के अंतर्गत हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की भी बात किया था वहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे। और आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो होगा हमारे भारतीय संविधान के भाग। मतलब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा कि सर इतना इम्पोर्टेंट है क्या ये भाग, क्या सर किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप सच में सीरियस हैं और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो आप पढ़िए। देखिए, सरकार की पॉलिसी को आप ध्यान से समझिएगा। आप पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो भी वो परीक्षाएं करा लेगा और आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, हर चीज काम किया जाए, ठीक है, वो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी निरंतर तरीके से जारी रखना है। ये हमारा कर्तव्य होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वो आप भी करते रहिएगा। हो सकता है कि अभी हम एक दिन क्लास नहीं ले पाए थे, तो क्लास न लेने का कुछ कारण था, हम भी थोड़ा बाहर चले गए थे कुछ काम से, और हमें बहुत डिस्टर्ब समझ में आया कि नहीं आपका क्लास नहीं चल पाया। लेकिन आज मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं, आपके लिए क्लास जो आप वेट करते हैं क्लास का, हम जरूर आपको क्लास दें। तो चलिए, ज़्यादा समय हम न लेते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को भी समझते चलते हैं कि आखिर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में हमारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में जो भाग है वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आप भाग को समझिए तो ये बोर्ड पे आपको मैंने कुछ भाग लिखे हैं, जिससे कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और यहीं से हम समझते भी चलेंगे कि आखिर इस भाग में क्या उल्लेखित है। देखिए, एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है कि सीधे से सवाल ऐसे पूछ देता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत, या नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे देश की है, या तो अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस भाग में किया गया है। तो कुछ ऐसे टाइप के सवाल आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप, जबकि ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 करता है। लेकिन आपको यह पता है कि अनुच्छेद 124 करता है, लेकिन वो आपसे अभी क्या पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं वह किस भाग में उसका उल्लेख में गया है। तो मैं यहां से थोड़ा सा टेक्निक आपको समझाऊंगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूं कि जिससे आपको समझ में आए। एक में लिखा हूं भाग, कौन कौन सा भाग है। एक में लिखा गया उल्लेख, या इसको हम प्रावधान कह सकते हैं कि इसमें किसका प्रावधान किस भाग के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आएगा, थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही चीज इधर लिखी गई है। तो यहां से आपको यह समझना है कि जो भारतीय संविधान का भाग है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में अगर आप भाग देखें तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और 8 अनुसूचियां थी उसमें। याद आया? 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, और साथ साथ 22 भाग। यह प्रश्न भी आपके पेपर में लिया जा सकता है। तो अब आपके मन में प्रश्न बनेगा, सर एक शब्द आप बोल रहे हैं मूल संविधान। मूल संविधान जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान का तात्पर्य यह है कि जो हमारे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, उस संविधान सभा में जो मूल संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान को हम मूल संविधान कहते हैं। वर्तमान संविधान को अगर हम ध्यान दें तो वर्तमान संविधान में बहुत संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान में संशोधन भी निरंतर तरीके से हुए हैं।
तो उस संविधान में संशोधन होने के बाद आज अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं। छोटे मोटे एग्जामों में इन्हीं से भी प्रश्न आ जाते हैं पेपरों में। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें एक प्रश्न लिया भी गया था कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो भाग क्या है आपके 25 हो चुके हैं। अब 25 भाग कैसे हुए, जहां जहां देखिए, अब जैसे यहाँ पे अनुभाग 4 लिखे तो 4 क है, एक नया भाग। यहां पे देखिए भाग 9 है, 9 क हो गया, 9 ख हो गया। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो अगर इनको भी आप सम्मिलित करते चलें तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हो जाता है। अगर इनको छोड़ दें तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। तो अगर आपसे यह पूछे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग, सॉरी वर्तमान में 25 भाग, और कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 448 अनुच्छेद। हालांकि ये पिछले साल ग्राम पंचायत अधिकारी में भी क्वेश्चन लिया गया था कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वहां से प्रश्न पेपर में पूछ सकता है आपसे। तो इसलिए मैंने आपको इस टाइप का ये चैप्टर पढ़ाने का प्रयास किया। अब एक तरफ भाग का नाम दे देगा, दूसरे तरफ अनुच्छेद दे देगा, या दूसरे तरफ प्रावधान दे दिया, तो आपको वहां सुमेलित करना पड़ेगा कि कौन से किससे सुमेलित है। लेकिन आपको यह समझना है कि क्या सभी भाग इंपॉर्टेंट है, क्या सभी क्वेश्चन हमारे पेपर में, या तो सभी भाग को याद करना जरूरी है। तो देखिए, मैं इसको याद करने का आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा, तरीका बताऊंगा, आप उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जितना बोर्ड पे लिखा हूं अगर उतना भी याद कर लिए तुम, तो इतना मान लो कि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन जो भी इधर से आएगा वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें बहुत ब्रॉड तैयारी नहीं करना है, तैयारी जो होनी चाहिए वो स्मार्ट तैयारी होनी चाहिए। जो भी करें एकदम फैक्ट करें, जो कि हमारे पेपर में पूछा जा रहा है, और पेपर के ट्रेंड के हिसाब से, जो आज पेपर का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको समझते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बेस्ट मतलब तरीके से अपने को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं क्या लिखा है। देखिए भाग 1 लिखा है फर्स्ट, संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखो बंधु, एक चीज जान लो, अगर भाग 1 में पढ़ोगे तो भी संघ राज्य क्षेत्र मिलेगा। अनुसूची 1 में भी तुम देखे थे संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख, तो यहां से अनुच्छेद भी पढ़ोगे वही बात आपको मिलेगी। मतलब आपको समझना है कि जो हमारा भाग 1 है, उस भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अर्थात हमारे देश में जो वर्तमान में 29 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख या इनका वर्णन हमें भारतीय संविधान में किस भाग में देखने को मिलता है, भाग 1 के अंतर्गत। अब इससे संबंधित अनुच्छेद कहां तक है, अनुच्छेद 1 से 4। 1 से 4 में अगर नए राज्य को जोड़ना है या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं, आगे चल के एक एक पढ़ेंगे, तो वे 1 से 4 के अंतर्गत। जैसे मान लो आप अनुच्छेद 1 को ही ले लो। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत का अस्तित्व तब आएगा जब सभी राज्य एक यूनियन के रूप में होंगे। आप पूरे इंडिया के मैप पर हमको इंडिया दिखा सकते हो क्या? कहीं भी इंडिया को आप नहीं दिखा सकते। आप दिखाओगे तो यूपी के दिखाओगे, एमपी के दिखाओगे, लेकिन इनका जो संघीय स्वरूप होता है वो कहलाता है इंडिया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान का भाग 1 में जितने भी राज्य हैं और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका विवरण हमें प्राप्त होता है, और इनसे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद होंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। अब उसी प्रकार से देखिए भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। हमारे देश में जो नागरिकता है, नागरिकता पे भी कई प्रावधान किए गए। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता न होना, या तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता बताई गई इसमें, या अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति जो विभाजन के समय भारत में न थे न तो पाकिस्तान में थे, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान किया गया। यदि आप विदेशी राज्य की या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है।
उसके बाद नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया। तो आप जैसा जानते हैं कि भारतीय संविधान में मैंने आपको 3 सूचियां बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद करिएगा 7वीं अनुसूची में। तो उसमें आपको यह बताया गया था कि जो 7वीं अनुसूची उसमें विषयों का बंटवारा कर दिया गया है, तो नागरिकता संघ सूची का विषय हो गया। तो बताइए विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, क्योंकि वो किस सूची का विषय हो गया? संघ सूची का। और संघ सूची के विषय पर कानून जो बनाने वाली संस्था है वो संघ की विधायिका संसद है, तो विधि भी कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो ये समझना है आपको। तो नागरिकता के लिए बात की गई। अब भारत में आप कितने साल तक रहेंगे तो नागरिकता दी जाएगी, या तो भारत से बाहर कितने साल तक रहते हैं विदेशों में तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता के जितने भी प्रावधान होंगे वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया? भाग 2 में। पहले तो आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख करता है। दोनों समझ में आया? चलो अब यहां से समझो भाग 3। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 के अंतर्गत किया गया। मतलब अभी आपने 1 से 4 पढ़ा, फिर 5 से 11, फिर 12 से 35, ऐसे ही आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151, 152 से 237, ऐसे करके याद करना। ठीक है, एक बार इसको याद कर लेना। आसान है, बहुत टफ नहीं है, आप कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है कौन सा भाग? भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। अब मौलिक अधिकार से संबंधित यहां प्रावधान हम देखेंगे कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो जैसा जानते हैं आप 7 प्रकार के पहले मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उनका उल्लेख किया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत, जिसमें आप समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे प्रावधानों को आप समझते हो वहां पे। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? भाग 3 में पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का 3 करता है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। अब आ जाइए भाग 4, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां पर राज्य सरकार को क्या दिया गया है? कहीं ना कहीं हमारे देश में जब संविधान सभा के लोगों ने संविधान बना रहा था तो उन्होंने बनाने के साथ साथ इन्होंने एक निर्देश दिया कि कुछ अधिकारों को केंद्र को भी दिया, कुछ अधिकार राज्य को भी दिए कि राज्य को अपने राज्य को कैसे संचालित करना है। वो अगर एक लोक कल्याणकारी की अवधारणा को अपने राज्य में विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या प्रावधान किए गए। तो कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी या स्टेट जो उनका राज्य है वो कल्याणकारी कैसे बनेगा, तो उसके लिए कुछ तथ्य दिए गए उनको कि उनको क्या क्या करना चाहिए। हालांकि वो उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं बन सकता, लेकिन उस तथ्यों को वो ध्यान में रखते हुए राज्य का कल्याण कर सकते हैं। और इसके लिए यहां पे व्यक्तियों के, हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों को कम किया गया है। मतलब अगर उन तथ्यों का सरकार अगर क्या करती है, ध्यान नहीं देती है या तो नहीं काम करती है, तो हम इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये वहां तक सीमित रखा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 की बात की गई। यहां से एक प्रश्न पेपर में आ जाता है, अनुच्छेद 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ देता है कि ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। तो देखिए ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो इसी के अंतर्गत किया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर बाइलक आपको याद है भाग 4 में है, लेकिन अगर आपको अनुच्छेद याद है कि अनुच्छेद 40 में ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन यह नहीं पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक है, तो वहां आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। यह भी थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में ऐसा प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 40 कहां होगा? भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आ जाएगा। तो भाग 4 कहां से हो गया? 36 से 51 के अंतर्गत। अब यहां देखिए एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया। नया प्रावधान भाग 4 का जोड़ा गया। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, विदेशी स्रोत में याद रखिएगा सोवियत संघ रूस का संविधान, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संविधान का मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, और मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन इसे जो जोड़ा गया वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय लोगों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य उन्हें प्रदान कर दिए गए।
अब 10 मौलिक कर्तव्य जब उन्हें दे दिया गया तो ये कहां दिया गया, किस भाग में रखा गया? तो याद रखिएगा भाग 4 का एक नया भाग बनाकर जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है और इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क करता है। ध्यान रखिएगा 51 नहीं बोल रहा हूं, 51 क की बात करता हूं। 51 क में व्यक्तियों को 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हो गए। अब ये किस समिति की सिफारिश थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो यहां से कैसे याद करना है? 1 से 4 भाग 1, 5 से 11 भाग 2, 12 से 35 भाग 3, 36 से 51 भाग 4 और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य। समझ में आ गया? चलिए अगली बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में संघ की बात करता है। संघ का मतलब यहां पर है केंद्र को हम पढ़ने वाले, यहां से मतलब 52 से लेकर 151 की चर्चा होगी। अब 52 से लेकर 151 में क्या पढ़ेंगे? तो शुरुआत करेंगे हम राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, संसद होगा, संसद में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उसके बाद आपका महान्यायवादी को पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। तो ये सबका उल्लेख संघ में किया गया। आपसे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पेपर में आता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? याद रखें भाग 5। ठीक है, तो भाग 5 में भारतीय संविधान में संघ का उल्लेख किया गया है और ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको हम कर लेंगे। अब भाग 6 कहता है राज्य। देखिए ये 151 तक समाप्त, 152 से राज्य की बात की गई। अब राज्य में आपको क्या पढ़ना है? तो भाग 6 में राज्य है और राज्य के अंतर्गत अगर देखें तो 152 से 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो यह भी आप ध्यान रखें कि यह राज्य के अंतर्गत होगा। ठीक है, जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक उल्लेख है। इसमें आप राज्यपाल को पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा और साथ साथ राज्य की अर्थात राज्य के न्यायालय के अंतर्गत हम हाई कोर्ट का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका आ जाता है भाग 6 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए 7 क्या है, लिखा निरस्त 1956। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान में जब 7वां संशोधन हुआ तो 7वां संशोधन 1956 में हुआ। ध्यान रखिएगा 1956 के पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले हमारे देश में राज्यों को बांटा गया था, भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ग के राज्य, भाग घ के राज्य। इसको समाप्त किया गया और आज हमारे देश में 2 ही तरीके के राज्य को स्थापित किया गया है। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। और एक किस अनुच्छेद में था? 238। ध्यान रखना आप लोग, 238 के अंतर्गत इसमें समाप्त कर कर एक तो संघ है, जैसे पूर्ण राज्य के जो राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं तो उसको संघ राज्य बोलते हैं, पूर्ण राज्य हो गया। और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रखा गया यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से इनको समाप्त किया गया। ये जो क ख ग घ के राज्य थे वही व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 8वां राज्य क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। 8वां जो भाग कहता है संघ राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के अंतर्गत मिलता है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो वर्तमान में आपके 9 राज्य हैं उनके बारे में प्रावधान करता है। अब यहां पर यह चर्चा होती है कि आपको पता है कि संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा होता है, साथ साथ इनके लिए जो विधि या कानून निर्माण करने वाली संस्था हमारी है वो संघ की विधायिका संसद है। जैसे मान लीजिए अगर कोई राज्य है वहां पर नियुक्ति राज्यपाल की गई है, लेकिन उसके बगल में उसी से लगा हुआ कोई केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है। वो प्रशासक का अगर पद खाली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस बगल वाला जो राज्य है उस राज्यपाल को वहां पर नियुक्त कर सकता है, अर्थात अतिरिक्त कार्यभार उसे दे सकता है। जब वह राज्यपाल वहां का अतिरिक्त कार्यभार देखने लगता है तो जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहां की मंत्रिपरिषद उसके कार्यों में बेदखल अर्थात दखल नहीं देगी, उसको किसी भी प्रकार के उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा प्रावधान करता है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, तो भाग 8 में याद रखिएगा संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है जो कि भाग 8 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक मिलता है। समझ में आ गया? चलिए इसके आगे की बात करें तो भाग 9 देखिए। पहले तो आप याद रखिएगा, कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाग 9 क्या है। देखिए आपको मैं बता दूं, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती
आप जैसा जानते हैं कि जो हमारी पंचायत है, उस पंचायत में आप हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत को स्वीकार किया गया। मैंने बताया था भारत में 3 तरीके की सरकार होती है, एक भारत सरकार, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक स्थानीय सरकार। यहां स्थानीय सरकार की बात हम करने जा रहे हैं। अगर आपसे यह पूछे कि पंचायतों का संबंध या तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा भाग 9। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान दें। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो भाग 11, यह भी बात आप ध्यान दें। और किस अनुच्छेद में है, 243। थोड़ा इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। अब यहां से ये 3 स्तरीय है, तो ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, 3 स्तरों पर इसको बांटा गया है। लेकिन अशोक मेहता जो समिति थी, उन्होंने 2 स्तरीय सुझाव दिया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो भाग 9 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पंचायत का उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 243 क से लेके अड़ तक है। ये आप ध्यान रखें, क से लेके कहां तक है, अड़ तक। ये हो जाएगा आपका। चलिए अब एक नया भाग आ गया, देखिए 9 क में नगर पालिकाओं के लिए, मतलब हमारे देश में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों को शासन करने के लिए नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। ये कहां से है, तो ये त से लेके य तक अनुच्छेद 243 में ही है, लेकिन 243 में क से लेके अड़ तक जो है वो पंचायत की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो नगर पालिका का उल्लेख करता है, भाग 9 क करता है, वो 243 में त से लेके य तक करता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 243 अगर डायरेक्ट दिया है ना, तो उसमें या तो पंचायत से प्रश्न देगा या तो नगर पालिका से देगा। ये बात आप ध्यान रखें, वहां पे दोनों विकल्प आपको नहीं मिलेंगे तब, ठीक है। चलिए तो भाग 9 का क्लियर हुआ कि इसमें क्या है, तो नगर पालिका का उल्लेख मिलता है, और अगर 9 की बात करें तो पंचायत का उल्लेख। अब यहां से भाग 10 देखिए, लिखा अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। हमारे देश में आपको पता है कि जितने भी भारत में अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, उनके संबंध में प्रावधान करता है भारतीय संविधान का भाग 10। इसमें किस अनुच्छेद में है, 244 में है, और 244 ए में यही करता है आपका, ठीक है। तो 244 ए में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब भाग 11 की बात करें, लिखा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 245 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा भी गया है। 245 से लेकर 263 तक भारतीय संविधान का भाग 11 है। इसमें संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच क्या संबंध, मतलब जो राज्य हमारे 28 राज्य हैं और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच के संबंध को दर्शाया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को दर्शाया गया कि भारत सरकार होगी या स्टेट सरकार होगी तो उसके बीच में किस किस प्रकार के संबंध होंगे, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो संबंध होता है वो क्या होगा, उसके साथ साथ विधायी संबंध क्या होंगे। तो विधायी संबंध में जैसे आप जानते हैं हमारे देश में अगर कोई बिल पारित हुआ तो उस बिल को पारित होने के बाद वो राज्यों के पास भी भेजे जाते हैं, राज्यों के पास भेजे जाते हैं, राज्य अगर उसे पारित करता है तो वो बिल पारित माना जाता है। उसी प्रकार से अगर आप प्रशासनिक संबंध की बात करें तो हमारे देश में जितना भी प्रशासनिक पद है उसका सृजन कौन करता है, भारत सरकार। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईपीएस आईएएस गठित होते हैं, लेकिन वो कहां काम करते हैं, राज्य में आकर कार्य करते हैं। तो इसका संबंध दिखाया जाता है। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो करों का बंटवारा है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। तो वित्त आयोग क्या करता है, सिफारिश करता है किस आधार पर कितने राज्य को कितना बजट देना चाहिए। तो यह संबंध जो दर्शाया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में कि संघ और राज्य अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस किस प्रकार के संबंध है उसका उल्लेख करता है भारतीय संविधान का भाग 11, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे भाग 15 की। भाग 15 की बात कर रहे हैं तो भाग 15 में है निर्वाचन। आप जैसा जानते हैं कि निर्वाचन भारतीय संविधान में, अगर हम निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। जो निर्वाचन आयोग है हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था ये है, तो उसकी बात करता है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि आखिर आगे चल के हम सभी भाग को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, आप घबराइएगा मत।
अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जिससे कि आपको आगे के टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त, सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। किस प्रकार से किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है या राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, चुनाव कैसे कराए जाते हैं, ये सारी चर्चा हम विस्तार से करने वाले। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग किस भाग में किया गया, तो आप याद रखें भाग 15 में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 324 से लेकर 329 तक मिलता है। ठीक है, यह अनुच्छेद भी याद रखें। ठीक है, चलो अब 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 में राजभाषा है। राजभाषा 343 से 351 तक। आपको पता है हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343। यह प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है, तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आपके हिंदी के पेपर में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, हिंदी के भी प्रश्न पत्र में ऐसे पेपर आ जाते हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद 350 ए देखिए, 350 ए लिखा है कि हमें जो शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आपके जो मदर लैंग्वेज होगी वो आपके हिंदी, आपको जानते हैं, तो उसमें मदर लैंग्वेज में आपकी भाषा होनी चाहिए, जो शिक्षा हमको दिया जाना चाहिए मातृभाषा में। अनुच्छेद 351 को देखिए, तो हिंदी को बढ़ावा देने की बात करता है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 351 क्या बोलता है, हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 17 में है। उसी प्रकार से आगे देखें तो भाग 18 में आपात उपबंध की बात करता है। हमारे देश में आप जानते हैं कि आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया है, और यह आपात उपबंध 3 प्रकार की व्यवस्था करता है। जैसे आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, आपका राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। तो इसकी चर्चा हम भाग 18 में करेंगे। ठीक है, तो आपके भाग से जो प्रश्न आएगा इसी प्रकार से आएगा कि आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, या आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग करता है, तो भाग 18 के अंतर्गत, और जिसमें 352 से लेकर 360 की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अंत में देखते हैं भाग 20, संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन जो है कि अनुच्छेद 368 के तहत, यह आप भली भांति जानते हैं, इसकी हम चर्चा कई बार की है। तो यह भाग 20 के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो ये जो था हमारा प्रावधान, ये प्रावधान हमने जो देखा वो ये देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो भाग था वो यहां हमने आपको समझा दिया। जो क ख या बाद में जो ऐसे करके जोड़ा गया है, वो इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बाद में जोड़े गए हैं, मतलब संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में क्या कर लिया गया, जोड़ दिया गया। अब कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि सर ये तो 22 भाग है भी नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, हमको पूरे के पूरे भाग नहीं पढ़ने। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा और मेमोराइज करने का प्रयास करिएगा। मेमोराइज करने का मतलब होता है एक बार पढ़ने के बाद उसको कॉपी बंद करके मेमोराइज करिए कि हमने जो याद किया, जो पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक पढ़ा, बार बार रिकॉल करिए। इससे क्या होगा, आपको तैयार हो जाएगा और 1 नंबर आप मान लीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है, मेरे ख्याल से थोड़ा प्रश्न बन सकता है, ऐसे मैंने पेपर में देखा भी है, प्रश्न पूछा भी गया है, तो इस कारण से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक तरफ भाग दे देता है, एक तरफ प्रावधान दे देता है, आपको सुमेलित करना पड़ेगा कूट का प्रयोग करके। तो यहां पर अगर आपको भाग याद नहीं है तो फिर आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उम्मीद यही करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, और हम कुछ नहीं कहेंगे, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से जारी रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।